किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचारों में आपका स्वागत है। आइए पहले नजर डालते हैं आज के मुख्य कृषि समाचारों पर। इस बार नहीं होगी उर्वरकों की किल्लत, कृषि कृषक बीमा योजनाओं की मुआवजा राशि में वृद्धि, पशु चारे के रूप में सहजन की खेती को बढ़ावा, वर्षा ओलावृष्टि से नुकसान, पान किसानों को मुआवजा देने की मांग, यूरिया के आयात में 13% वृद्धि और लखनऊ में 13 से 15 मार्च तक नेशनल हॉर्टी फेयर का आयोजन। और अब समाचार विस्तार से। खरीफ के सीजन में उर्वरकों की किल्लत नहीं होने पाएगी क्योंकि प्रदेश सरकार ने उर्वरकों की प्री पोजीशनिंग का निर्णय लेते हुए उस पर अमल भी शुरू कर दिया है। इस सिलसिले में प्रमुख सचिव सहकारिता उर्वरक कंपनियों से वार्ता कर उन्हें इसके लिए राजी भी कर चुके हैं। प्रदेश सरकार ने चालू वित्तीय वर्ष के बजट में उर्वरकों की प्री पोजीशनिंग के लिए 100 करोड़ रुपए का वित्तीय प्राविधान भी कर दिया है। उत्तर प्रदेश के वित्तीय वर्ष 2015-16 के बजट में कृषक दुर्घटना बीमा योजना के लिए सरकार द्वारा 600 करोड़ रुपए की व्यवस्था की गई है। उत्तर प्रदेश किसान मंडी परिषद से प्राप्त जानकारी के अनुसार खलिहान अग्निकांड दुर्घटना होने पर किसानों को अधिकतम 30,000 रुपए तक की क्षतिपूर्ति जोत सीमा के आधार पर दी जाएगी, जबकि खलिहान अग्नि समूह जनता व्यक्तिगत दुर्घटना सहायता योजना के अंतर्गत कृषि कार्य के दौरान मृत्यु हो जाने की स्थिति में सहायता राशि 50,000 रुपए से बढ़ाकर 2 लाख रुपए कर दी गई है। सहजन की पत्तियों में 25.81% प्रोटीन, 6.6% क्रूड फैट, 16.46% क्रूड फाइबर और 2.88% अम्ल में न घुलने वाले लवण पाए जाते हैं, जो कि बाजार में बिकने वाले अन्य पशु आहारों की तुलना में कहीं ज्यादा हैं। यह तथ्य पशुपालन विभाग की प्रयोगशाला में की गई जांच से सामने आए हैं। इसमें 40% तक दूध बढ़ाने की भी क्षमता है। हाल में हुई वर्षा के कारण पान की फसल को भारी नुकसान हुआ है। पान किसान यूनियन ने इस नुकसान की भरपाई के लिए सरकार से 1 लाख रुपए मुआवजे की मांग की है। इस बीच प्रदेश सरकार ने पान की खेती को प्रोत्साहन देने की योजना के तहत अनुदान के लिए 16 मार्च तक किसानों से आवेदन पत्र आमंत्रित किया है। आवेदन पत्र के साथ खसरा खतौनी और शपथ पत्र लगाना अनिवार्य है। अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यूरिया की कीमतों में लगभग $22 प्रति टन गिरावट तथा घरेलू उत्पादन में कमी के कारण जरूरतों को पूरा करने के लिए इसके आयात में वृद्धि हुई है। जनेश्वर पार्क लखनऊ में 13 से 15 मार्च तक राष्ट्रीय स्तर के हॉर्टी फेयर का आयोजन किया जा रहा है, जिसमें शाक भाजी और फूलों की प्रदर्शनी लगाई जाएगी। इस कार्यक्रम में पूरे देश से प्रतिभागी आमंत्रित किए गए हैं। लखनऊ विकास प्राधिकरण द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में प्रवेश निशुल्क रहेगा तथा विभिन्न श्रेणी के उत्तम प्रतिभागियों को ट्रॉफी देकर पुरस्कृत किया जाएगा। और आइए अब एक नजर डालते हैं कृषि उत्पादों के मंडी भाव पर। प्रदेश की विभिन्न मंडियों में गेहूं का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 1,580 रुपए, आगरा 1,540 रुपए, फैजाबाद 1,500 रुपए, मथुरा 1,560 रुपए। चावल का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 3,000 रुपए, आगरा 1,960 रुपए, फैजाबाद 2,085 रुपए और मथुरा 2,010 रुपए। चने का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 3,300 रुपए, आगरा 3,620 रुपए, फैजाबाद 3,685 रुपए और मथुरा 3,530 रुपए। आलू का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ में 510 रुपए, आगरा में भी 510 रुपए, फैजाबाद 685 रुपए और मथुरा 550 रुपए। प्याज का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 850 रुपए, आगरा 1,700 रुपए, फैजाबाद 1,530 रुपए और मथुरा 1,620 रुपए। बैगन का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 405 रुपए, आगरा 1,240 रुपए, फैजाबाद 1,210 रुपए और मथुरा 1,220 रुपए। हरी मिर्च का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 1,750 रुपए, आगरा 2,455 रुपए, फैजाबाद 2,350 रुपए और मथुरा 2,550 रुपए।
टमाटर का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 850 रुपये, आगरा 1310 रुपये, फैजाबाद 1025 रुपये और मथुरा 1400 रुपये। पपीते का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 780 रुपये, आगरा 1590 रुपये, फैजाबाद 1850 रुपये और मथुरा 1580 रुपये। सेब का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 5200 रुपये, आगरा 6260 रुपये, फैजाबाद 5250 रुपये और मथुरा 6150 रुपये। केले का भाव प्रति कुंतल इस प्रकार रहा। मेरठ 890 रुपये, आगरा 2010 रुपये, फैजाबाद 2225 रुपये और मथुरा 1560 रुपये। तो ये थे आज के कृषि समाचार और मंडी भाव। अब हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार। और बताओ। बस। अरे ये क्या भैया जी, बस इतनी सी रासायनिक खाद? किसानी छोड़ रहे हो क्या? किसानी नहीं, नादानी छोड़ रहे हैं। मिट्टी की जांच कराई है। अब तो लालाजी जितनी जरूरत है उतने ही उर्वरक खेत में डालेंगे। हाँ, किसान भाई आज ही अपने जिले की नजदीकी भूमि परीक्षण प्रयोगशाला में मिट्टी की जांच जरूर करवाएं और मिट्टी में पोषक तत्व, नमी व पौधे के विकास को देखते हुए केवल जरूरत के अनुसार ही पोषक तत्व डालें। और हाँ, मिट्टी में गंधक, जस्ता, बोरोन जैसे सूक्ष्म पोषक तत्वों का पता लगाना भी न भूलें। उर्वरक और जैविक खाद के सही उपयोग से भूमि का उपजाऊपन बनाए रखें, उत्पादकता बढ़ाएं, खर्चा घटाएं और बहुमूल्य विदेशी मुद्रा बचाने में भी सहयोग दें। और हाँ, धीमी गति से नाइट्रोजन उपलब्ध कराने वाले उर्वरकों जैसे नीम लेपित यूरिया को प्राथमिकता दें और यूरिया का पत्तों पर छिड़काव करें। अरे वाह, तू तो सचमुच समझदार हो गया रे। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें जिला कृषि अधिकारी या किसान कॉल सेंटर। अम्मा खाना दे दो ना। सबर कर गोलू, अभी दाल नहीं गली है। तू फिक्र ना कर गोलू की अम्मा, अब की बार अपनी दाल खूब गलेगी। क्या मतलब जी? अब की बार NFSM के तहत दाल की पैदावार को बढ़ाने के तरीकों को दिखाने के लिए देश में 1000 क्षेत्र चुने गए हैं, जिसमें हमारा इलाका भी आ गया है। पर इससे हमें क्या फायदा? हमें 5 एकड़ खेती के लिए खाद और कीटनाशक के अलावा बढ़िया बीजों की एक मिनी किट भी मिलेगी। इतनी दाल का करेंगे क्या जी? अरे भगवान, सरकार ने दलहन का समर्थन मूल्य भी खूब बढ़ा दिया है और इनकी खरीद का भी पूरा इंतजाम कर लिया है। इससे आमदनी बढ़ेगी और फिर हमारा गोलू अच्छे स्कूल में जाकर के कृषि वैज्ञानिक बनेगा। हाँ शामू भैया, सरकार कह रही है पूर्वी भारत में भी दूसरी हरित क्रांति आएगी। अरे ये तो पंजाब और हरियाणा में हुआ था, यहाँ तो अनाज की पैदावार अब भी कम है। सरकार की बातों में कुछ तो दम होगा। आखिर यहाँ बारिश 3 गुना होती है। चलो वैज्ञानिक का नंबर मिलाते हैं। अरे वाह, आ गए। नमस्ते सरपंच जी। हाँ भाई, उपजाऊ जमीन की कीमत को पहचानो। जरूरत है सिर्फ सही किस्म और तकनीक अपनाने की। पूर्वी भारत में सरकार कम गहरे नलकूप और बोरवेल के निर्माण के लिए सहायता दे रही है। लेकिन सरकार से और मिलेगा क्या? भरपूर मदद, जमीन की तैयारी से लेकर फसल की कटाई तक तकनीकी सलाह। 1000 हेक्टेयर के सैकड़ों क्षेत्रों में चावल और गेहूं के खास प्रदर्शन भी चल रहे हैं। अरे वाह, फिर तो हमारे खेत भी लहला उठेंगे। क्या ये सपना सच होगा? हाँ जरूर, पूर्वी भारत अब हरित क्रांति का अग्रदूत होगा। आओ हम सब मिलकर कदम बढ़ाएं। किसान भाइयों नमस्कार। कृषि समाचार के बाद आपका स्वागत है आपके अपने कार्यक्रम कृषि दर्शन में। किसान भाइयों, जैसा कि आप जानते हैं कि आज के दिन हमारे कार्यक्रम का सजीव प्रसारण होता है और अपने इस कार्यक्रम के माध्यम से किसान भाइयों की समस्याओं का समाधान तुरंत फोन के द्वारा अपने विशेषज्ञ के माध्यम से कराते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि हम किस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। किसान भाइयों, हम आपको बता दें कि जैसे ही मौसम बदलता है, बरसात आती है, जाड़ा आता है, गर्मी आती है, हम अपने रहन सहन में बदलाव शुरू कर देते हैं। ठीक इसी प्रकार से हमारे जो किसान भाई पशुपालन करते हैं, जब मौसम बदलता है तो उनमें बदलाव की आवश्यकता होती है। उनके खान पीने में, रहन सहन में, कई चीज़ों में बदलाव की आवश्यकता होती है। इसी संबंधित है हमारा आज का विषय, बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल। इस विषय संबंधित कोई समस्या हो या कोई जानकारी लेना चाहते हो तो आप हमें फोन कर सकते हैं। उठाइए कागज और कलम, लिखिए हमारा फोन नंबर। हमारा फोन नंबर है 0522-228-8698। हमारा अगला नंबर है 0522-220-5756। हमारा टोल फ्री नंबर जिस पर आप निःशुल्क बात कर सकते हैं 1800-180
5233। तो किसान भाइयों, इस महत्वपूर्ण विषय पर जानकारी देने के लिए आज हमारे साथ हैं डॉक्टर पीके त्रिपाठी जी। आप हैं संयुक्त निदेशक पशुपालन निदेशालय लखनऊ से। तो आइए उनसे बात करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका स्वागत है हमारे कार्यक्रम में। हम बात करने जा रहे हैं बदलते मौसम में पशुओं की देखभाल के बारे में। जाड़ा खत्म हुआ है, गर्मी प्रारंभ हो गई है। ऐसी अवस्था में हमारे किसान भाइयों को अपने पशुओं की देखभाल के लिए, रहन सहन के लिए क्या परिवर्तन करना चाहिए? किसान भाइयों, जैसे आप लोग जानते हैं जी कि सर्दी तो खत्म हो रही है और अभी आपने कुछ दिन पहले देखा कि अचानक पानी भी बरस गया। जी जी जी। और पानी बरसने पर एकदम मौसम बदल गया जी। ऐसे समय में हमारे किसान भाइयों को विशेषकर चाहिए कि अपने पशुओं को थोड़ा सा देखभाल उसकी वो अलग रखें। कहने का मतलब ये है कि ये नहीं कि गर्मी शुरू हो रही है तो उसको बाहर ही डाल दें या पेड़ के नीचे बांध दें। उसको अब उसारे में रखें। जो झोल हो, झोल उतार भी सकते हैं, लेकिन जो ये ठंडी हवाएं जो हैं उससे हमेशा बचा करके रखें। जो उनकी पशुशालाएं हैं उस पर पर्दे डाल दें। डॉक्टर साहब, एक चीज देखने में ये आ रहा है कि दिन में तो बहुत गर्मी होती है, धूप निकलती है, लेकिन सुबह शाम अब भी ठंड हो रही है। तो ये स्थिति बड़ा समझ में नहीं आ रही कि क्या करें। या तो भाई तापमान बहुत बढ़ जाता है, फिर एकदम नीचे चला जाता है, तो ऐसे में बीमारी होने का खतरा रहता है। निश्चित, जहां पर तापमान बदलेगा, जैसे आप देखेंगे कि गर्मी से सर्दी में हुआ, सर्दी से गर्मी में हुआ, जहां कहीं मौसम बदलेगा उस समय बीमारी भी बढ़ेगी। और बीमारी से बचाने के लिए यह आवश्यक है कि अपने पशुओं को थोड़ा सा ध्यान रखें कि उसको पशुशाला में रखें और जो उसके खिड़की और दरवाजे हो उसमें बोरा डाल दें। और जब वो दिन का समय हो उसे बोरा आप हटा भी सकते हैं, लेकिन रात में आपको आवश्यक है कि बोरा डालें। और अगर बहुत ठंडक अगर है तब तो उसको झोल भी पहना सकते हैं, लेकिन इस समय झोल पहनाने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन ठंडी हवा से बचाने के लिए आप बोरा का पर्दा जरूर डाल दें। मतलब ये बात स्पष्ट है कि अगर दिन में खुले में है जानवर तो रात में एकदम खुले में नहीं बांधे, पशुशाला में उसको बांधे। आवश्यकता अनुसार अगर ठंड है तो झोल डाल दें। ये तो बात हो गई रहन सहन में जो परिवर्तन लाना है। अब सबसे महत्वपूर्ण बात होती है भोजन की, कि हम भोजन में क्या बदलाव करें कि उनके सेहत पे कोई बुरा प्रभाव ना पड़े मौसम बदलने का। हमारे पशुपालक भाई जानते हैं कि होली गुजर चुकी है जी जी। और होली में आपने खाया क्या था? गुजिया जी। और गुजिया खाने के पीछे एक पुराना एक वो चला रहा है कि ताकतवर चीज अगर खाएं तो उससे बीमारी से लड़ने की ताकत बनी रहती है। तो गुजिया में थोड़ी ताकत होती है क्योंकि उसमें खोया पड़ा रहता है। उसी तरह से पशुओं के लिए भी आवश्यक है। इस समय जब मौसम बदलता है तो उस समय उनको भी ताकत की जरूरत है और उसके लिए आप हरा चारा उनको दें, दाना थोड़ा सा बढ़ा दें, जो उसको रातिब है थोड़ा सा बढ़ा दें, और दूसरा उनको गुड़ जरूर दें। पानी का इस समय पानी का विशेष ध्यान दें क्योंकि अब प्यास बढ़नी शुरू हो गई है। उसको 3-4 बार पानी उसको पिलाएं। पानी का विशेष ध्यान रखें इस समय। एक चीज है कि खनिज मिश्रण भी बहुत संतुलित आहार जब खिलाया जाता है तो खनिज लवण का मिश्रण होना जरूरी होता है। उसको क्या मात्रा उसमें रखें? किसान भाई, आप जानते हैं कि आप जब खाना खाते हैं तो उस समय अचार भी हम लेते हैं और नमक भी थोड़ा सा ले लेते हैं और कहीं बुकनू भी ले लेते हैं। तो नमक हुआ, बुकनू हुआ, अचार हुआ या सलाद हुआ, यह सब खनिज मिश्रण के लिए ही है। पशुओं के लिए जो हम हरा चारा दे रहे हैं उससे तो हो ही जाता है, लेकिन उसके अतिरिक्त भी आवश्यकता होती है कि आप खनिज मिश्रण उसको अलग दें। और बड़े जानवर के लिए जो दूध दे रहा हो उसको 50 ग्राम आप दे सकते हैं। छोटे जानवरों को निश्चित है कि 10 ग्राम 10-15 ग्राम आप दें। लेकिन खनिज मिश्रण देने से होता क्या है कि पशु गर्मी पर आ जाएगा जी। जो पशु बांझ हैं वो बांझपन उनका खत्म हो जाएगा, गर्मी पर आ जाएगा। जो पशु दूध दे रहे हैं तो उनका दूध बढ़ जाता है। और तीसरी जो सबसे आवश्यक चीज है कि वो ताकतवर हो जाते हैं। एक और चीज होती है, इस समय हमारे पशुपालक ध्यान नहीं दे पाते हैं कि उनके पशु गाभिन हैं और वो दौड़ने लग जाते हैं। कहीं पर किसी ने दौड़ा दिया, दौड़ने लग गए। दूसरी बात यह कि कहीं पर ऊंचा नीचे पर अगर जाए तो कूद गए, तो उसके कारण भी अबॉर्शन हो सकता है, गर्भपात हो सकता है। इसके लिए आवश्यक है कि जो गाभिन पशु हों उनको ठीक तरह से रखें, दौड़ाएं ना। अब इसके लिए भी एक और चीज जरूरी है कि पहले पशुपालक ये निश्चित कर ले कि उसके पशु गाभिन हैं, तो उसके लिए जरूरी है कि 2 महीने पर अपने पशुओं को जांच करवा लें कि वो गर्भित है कि नहीं है। दूसरी बात है, डॉक्टर साहब जांच के बारे में हम बात करेंगे। एक किसान भाई गोरखपुर से जुड़ रहे हैं हमारे साथ फोन लाइन पर। हेलो हेलो हेलो। हाँ बताइए, नाम बताइए अपना। हम गोरखपुर से बोल रहे हैं।
जी नाम बताएं। राजन पाल। राजन जी क्या जानना चाहते हैं आप? हम ये जानना चाहते हैं कि गाय की देखभाल कैसे की जाए। गाय की देखभाल कैसे की जाए, संक्षेप में डॉक्टर साहब गाय की देखभाल बारे में। राजन जी आपने एकदम बहुत ही सामयिक प्रश्न पूछा है कि गाय की देखभाल कैसे की जाए। ये उसी तरह से जैसे कि हम लोग बच्चे की देखभाल करते हैं। तो एक गाय को क्या चाहिए? खाना चाहिए, उनको रहना आवास चाहिए, तीसरी चीज है उनका समय से प्रजनन चाहिए, 3 चीजें चाहिए, और चौथी जो सबसे आवश्यक चीज है कि बीमारी से बचाव चाहिए। तो आप खाने में क्या देंगे, इसका एक मोटा एक फार्मूला है, एक निश्चित फार्मूला है कि उस जानवर को आप जो मध्यम आकार का है तो कम से कम 1.5 किलो दाना, 1.5 किलो रातेब जिसे कहते हैं या दाना कहते हैं, वो उसको जीने के लिए, और प्रत्येक 2.5 लीटर दूध पर 1 किलो अतिरिक्त ये तो देना है। दूसरा भूसा उसको 5 किलो देना है, और हरा चारा अगर मिल जाए तो 10 से 15 किलो देना। ये सामान्य कदकाठी के लिए है, मतलब उनके लिए संतुलित आहार है। अब दूसरा ये कि इसके साथ खनिज लवण आपको अलग से देना, करीब 50 ग्राम आप खनिज लवण दें, तो जो पशु है वो दूध भी देता रहेगा और ताकतवर बना रहेगा। एक किसान भाई डॉक्टर साहब और जुड़ रहे हैं हमारे साथ हैं, बाराबंकी से हैं, नंदस्वरूप मिश्रा जी हैं। हेलो हेलो हेलो। हाँ मिश्रा जी नमस्कार। हाँ प्रणाम सर, मैं हूँ नंदस्वरूप मिश्रा, जी बाराबंकी गाँव। जी बताइए क्या जानना चाहते हैं आप? मैं सर ये जानना चाहता हूँ कि क्योंकि ठंडक का मौसम समाप्त हो गया, गर्मी का मौसम आ गया, तो हम 3 प्रकार से पशुओं से दूध लेते हैं। एक तो मुट्ठी बांध करके, दूसरा ऐंठ करके, और तीसरा जो है उनको दाब करके। तो गर्मी के मौसम में हम पशुओं से कैसे दूध लें जिससे उनकी छातियां न फटने पाए, किसी प्रकार की छाती में नुकसान न होने पाए, और भरपूर दूध हमारा निकल पाए। बहुत सही प्रश्न है, लग रहा है आप बहुत जागरूक किसान है। इन्होंने 3 प्रकार, आपने सुना कि 3 प्रकार इन्होंने बताए हैं, तो कौन सा बेहतर हो जिससे नुकसान ना हो? ऐसा ही मिश्रा जी, शुरुआत में तो फुल हैंड जिसे कहते हैं पूरा हाथ से मिल्किंग होनी चाहिए, और आखिरी में जब थोड़ा सा बच जाता है उस समय उसको स्ट्रिपिंग कहते हैं, माने अंगूठा और उसके बीच में निकाल करके कर दें। शुरुआत से कई पशुपालक होते हैं जो शुरुआत से ही स्ट्रिपिंग कर लेते हैं, तो उसमें थन खराब होने की संभावना रहती, और जहां पर फुल हैंड मिल्किंग अगर होती तो वहां पर कभी भी खराब होने की संभावना रहती। मतलब बेहतर है फुल हैंड मिल्किंग करें पूरे हाथ से। दूसरी बात कि जैसा आपने बताया कि वो कहीं पर फट ना जाए, कहीं पर उसको चोट ना लग जाए, इसके लिए एक जरूरी है कि जब आप दुहें उस समय उसको अच्छी तरह से साफ कर लें, और दुहने के बाद उसको आयोडीन का कोई सा भी घोल हो उससे साफ कर लें, ताकि उसमें किसी प्रकार का संक्रमण ना होने पाए, और दूसरा जो बैठता है वहां पर जमीन मुलायम रहे, तो उस पर उसका थन एकदम सही रहेगा और कभी कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। डॉक्टर साहब एक प्रश्न के उत्तर में आपने बताया था कि गर्भित है कि नहीं गाय या भैंस, इसके लिए उसकी जांच करा लेनी चाहिए। जांच की बात करते हैं तो जांच कराने कहाँ पर जाए? कोई सरकारी व्यवस्था ऐसी है जिससे वो जाए, आसानी से जांच हो जाए, या खुद कोई ऐसा तरीका है जिससे वो जांच कर सकता है? पशुपालक भाइयों, आपके जितने भी जगहें हैं वहां पर हॉस्पिटल्स या हमारे पशु सेवा केंद्र हैं या दूसरे हमारे प्राइवेट से, प्रत्येक न्याय पंचायत में जो हमारे ग्रामीण युवक हैं उन लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित कर रखा है। वो प्राइवेट की योजना भी चल रही है, वो प्रत्येक ग्राम पंचायत में, प्रत्येक न्याय पंचायत में है। तो इन लोगों को आप बुला करके आप अपने घर पर भी, क्योंकि घर पर जाकर के भी सेवा ये कर देते हैं, तो वो हाथ डाल करके, खुदा मार्ग से हाथ डाल करके वो बच्चे को बता देंगे। 2 महीने से ऊपर जहां पर आपको ये ध्यान रहे कि 2 महीना हो गया होगा। पहली बात यह कि वो गर्मी पर आया है और उसको जब गाभिन आपने करवाया है तो 21 दिन पर वो पलटा नहीं है। पहले तो ये मालूम चल जाता है कि अगर 21 दिन पर नहीं पलटा है तो शायद वो गाभिन हो गई है। अब दूसरे महीने हम देखते हैं अगर फिर भी नहीं पलटी है, माने वो पलट नहीं गई है, तो इसके माने कि वो गाभिन लगभग 50% है। मतलब ये व्यवस्था है कि जांच हो सकती है, इसका हो सकता है। डॉक्टर साहब एक किसान भाई बाराबंकी से हमारे साथ जुड़ रहे हैं फोन पर। हेलो 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 जी, नमस्ते सर। नमस्कार जी, नाम बताएं अपना। जी मैं लोक बंधु बोल रहा हूँ बाराबंकी से। हाँ लोक बंधु जी, क्या जानना चाहते हैं आप, बताएं। सर हमारे जानवर हैं तो उनके कीड़े पड़ जाते जो बाहर होते हैं, स्किन में लगे रहते हैं, वो वाले त्वचा में जो कीड़े पड़ जाते हैं। जी अक्सर लगभग 15 दिन पर ऐसे। नहीं बिल्कुल सही है, पड़ जाते हैं। लोक बंधु जी, आपने जो ये समय चल रहा है इस समय किलनिया सबसे ज्यादा जी क्योंकि कारण यह है कि एक तो गर्मी शुरू हो गई है और सर्दी खत्म हो रही है, तो ये समय किलनियों के लिए सबसे किलनियों के लिए फायदेमंद है। दवाई अब दूसरा ये कि ये कैसे होगा, एक तो सफाई सबसे ज्यादा जरूरी है, सफाई।
दूसरी चीज है कि जो आपके पशुशाला हो कम से कम 3 फुट की जो दीवार है उसको झाड़ू से साफ कर दें और उसको फिनाइल से छिड़काव करके उसको साफ करें। फर्श जरूर साफ करें। तो होता क्या है कि दीवार से फिर आपके पशु पर आ जाता है। किलनियों को खत्म करने के लिए हमारे प्रत्येक अस्पताल में दवाएं उपलब्ध हैं, उससे आप नहला सकते हैं और खत्म कर सकते हैं। दूसरा एक और छोटा सा आपका जो देशी इलाज है नीम का तेल, उसको आप प्रयोग करें तो निश्चित है कि किलनियां खत्म हो जाएंगी। डॉक्टर साहब संक्षेप में जानना चाहेंगे, आपने बताया कि उनके जो है भोजन बदलाव करना चाहिए, पशुशाला के अंदर रखना चाहिए, लेकिन ऐसे मौसम में बीमारी प्रमुख रूप से कौन सी फैलती है, उसे कैसे बचा जाए? इस समय जो भी बीमारी है वो वायरल होती है, विषाणुजन्य रोग होते हैं, जिसके लिए आपने अगर ध्यान दिया होगा कि खुरपका मुंहपका के आप लोगों ने पहले ही टीके लगवा लिए थे, जो इस सीजन में इस मौसम में सबसे ज्यादा फैलता है। मतलब खुरपका मुंहपका से ज्यादा नुकसान हो सकता है, उसका टीकाकरण करना आवश्यक है। डॉक्टर साहब बात तो बहुत देर तक हो सकती है, लेकिन हमारी घड़ी की सुई इशारा कर रही है कि कार्यक्रम को समाप्त किया जाए। आप हमारे कार्यक्रम में किसान भाइयों को इतनी महत्वपूर्ण जानकारी दी, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। किसान भाइयों, जरूरत है सजग रहने की, अपने को जानकार बनाइए, पशु चिकित्सालय जाइए, अपने पशुओं को नियमित देखभाल करिए। आपके पशु स्वस्थ रहेंगे तो अधिक उत्पादन होगा। हमें आशा है हमारे कार्यक्रम का जो आपको जानकारी मिली है उससे आपको लाभ मिलेगा। तो अब हमारे कार्यक्रम का समय समाप्त होता है, हमें दीजिए अनुमति। नमस्कार।